हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12 हिंदी अंतरा किताब का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है बारहमासा। बारहमासा की हम कंप्लीट समरी को देखेंगे, साथ ही साथ में इसके साफ प्रसंग व्याख्या को देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके। बारहमासा को लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारे कवि हैं जिन्होंने बारहमासा की रचना की है। तो आइए समझते हैं बारहमासा है क्या। तो देखो, सबसे पहले बारहमासे का जो मतलब है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। 12 का मतलब तो होता है 12, मास का मतलब होता है महीना। ठीक है, तो 12 मास का मतलब हो गया 12 महीने। इसमें क्या बात बताई गई है, जब एक रानी अपने पति से अलग हो जाती है तो उसके अलग अलग महीने के अंदर उसकी कंडीशन को दिखाया गया है कि जैसे जनवरी में वो कैसी थी, फरवरी में वो कैसी थी। तो अलग अलग 12 महीने की उसकी स्थिति को दिखाया गया है, इसलिए इसका नाम 12 मास रखा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नीचे चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले इसकी हम समरी देखेंगे। समरी क्या है मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ। जैसा आपको पता होगा, राजा रतन सिंह जो कि इतिहास में एक जाना माना नाम है। तो गूगल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से और जो मध्यकालीन भारत की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मलिक मोहम्मद जायसी ने ऐसी बताया है कि राजा रतन सिंह की दो पत्नियां थी। एक का नाम है नागमती और दूसरी का नाम है पद्मावती। ठीक है, नागमती और पद्मावती दो वाइफ रहती है। तो जो ये वाला 12 मासा है ना, इसमें आप पढ़ोगे नागमती के बारे में कि जब राजा रतन सिंह उनसे दूर हो जाते हैं उनकी पत्नी से, तो उनकी विरह व्यवस्था को इसमें दिखाया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो ये मैं इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये गूगल पर आधारित है। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित बारहमासा हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध भी है और ये भावुक रचना भी है। यह उनके महाकाव्य पद्मावत का एक हिस्सा है। इसमें नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया गया है। विरह का मतलब होता है अलग होना, ये चीज आप ध्यान रखना। विरह का मतलब है अलग होना। ठीक है, तो जब ये नायिका नागमती अपने पति से अलग हो जाती है, यानी कि राजा रतन सिंह से अलग हो जाती है, तो उस चीज का इसमें वर्णन किया गया है। अब आइए इसकी हम समरी देखते हैं। तो देखो, समरी क्या है। यह पाठ सूफी काव्य धारा के महान कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से लिया गया है। यानी कि इन्होंने, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखा था, तो उसमें जो नागमती का वियोग खंड है ना, वहां से आपका ये वाला चैप्टर 12 मासा लिया गया है। उसके बाद इसमें राजा रत्नसेन के वियोग में यानी कि बिछड़ने में रानी नागमती की मानसिक और शारीरिक दशा का वर्णन किया गया है। जैसा मैंने आपको भी बताया कि जब रानी नागमती अलग हो जाती है राजा रत्नसेन से, तो उनकी मानसिक और शारीरिक दशा को इसमें दिखाया गया है। जयसी ने यहाँ बारहमासा शैली का प्रयोग किया है, जिसमें साल के अलग अलग महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं के माध्यम से विरह के दुख को दिखाया गया। यानी कि 12 महीने की अलग अलग स्थिति की, जनवरी में क्या हाल था, फरवरी में क्या था, मार्च में क्या था, तो इन सभी अलग अलग महीने की प्राकृतिक विशेषता के माध्यम से अलग होने के दुख को, विरह का मतलब होता बिछड़ना, तो बिछड़ने के दुख को दिखाया गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, मुख्य बिंदु देख लो इसके चैप्टर के। विरह की अग्नि, सबसे पहला पॉइंट ये दे रखा है, विरह की अग्नि। रानी नागवती अपने पति यानी कि राजा रत्नसेन के बिछोह में यानी बिछड़ने में तड़प रही है। उनके लिए हर महीना एक नई मुसीबत लेकर आता है। वे इतनी कमजोर हो गई है कि विरह की आग उन्हें अंदर ही अंदर जला रही है। यानी कि वे इतनी ज्यादा कमजोर है कि जो बिछड़ने की आग है वो उन्हें अंदर ही अंदर सता रही है। नेक्स्ट, प्रकृति का संबंध इसमें ये बता रखा है। कवि ने यहाँ पर यह दिखाया है कि जो प्रकृति दूसरों को सुख देती है, जैसे सर्दी में धूप या बारिश में ठंडक, वही प्रकृति नागमती को और ज्यादा दुख पहुंचा रही है। पक्षियों का चहकना उसके लिए और ज्यादा दुखदायक है। फूलों का खिलना उन्हें कांटे जैसा चुभता है। हमें पता है कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है ना, अपनी लाइफ में सैड होता है, तो जो बाकी की चीजें होती है वो भी उसको ऐसी लगती है कि सभी बेकार है। अगर कोई अपनी जिंदगी में दुखी है, सैड है, तो उसको लगेगा कि सब चीजें जिंदगी में बेकार है। ठीक, तो ऐसा ही कवि ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। महीनों का वर्णन, अब इसमें क्या चीज है,
इस महीने में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है, जो नागमती के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसा हमें पता है कि रात का टाइम लंबा है और रात में तो कोई दिखता भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं कर सकते, तो इसलिए नागमती के लिए इन्हें काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पूस पूस के महीना जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो उनके शरीर को थर थर कांपाती है, उन्हें लगता है कि यह ठंड उन्हें मार डालेगी। उसके बाद में आता है फागुन का महीना। फागुन में हमें पता है होली होली आती है, ठीक है। माघ और फागुन, माघ का जो पाला गिरने वाली ठंड है और फागुन की होली है, उसका उल्लास उनके विरह को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसके बाद में नागमती क्या संदेश पहुंचाना चाहती है अपने पति तक? नागमती अपनी दशा बताने के लिए पक्षियों को यानी कि भौरे और काग, काग मतलब कौवा, का सहारा लेती है। वो कहती है कि उनके शरीर की राख उड़कर उनके प्रिय के चरणों तक पहुंच जाए। उनकी एकमात्र इच्छा अपने पति से मिलना है। यानी कि वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का सहारा लेकर अपने पति तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहती है और अपने पति से मिलना चाहती है। निष्कर्ष के रूप में आप ये समझ सकते हो कि ये केवल एक विरह गीत नहीं है, बल्कि यह प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है, यानी कि अत्यंत प्रेम को दिखाता है। जायसी ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है कि प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति कैसे पूरी सृष्टि को अपने दुख में शामिल देखता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति खुद भी सैड है तो उसको पूरी धरती सैड सैड लगेगी और उसको कहीं भी मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसकी एक समरी हमने देख ली है। अब इसकी हम साप्रसंग व्याख्या देखते हैं किस तरीके से करा जाएगा। तो देखो, 12 मासा का जो पहला स्टेंजा है ना, अगहन मास का, उसको समझो। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दुपुर दुख सो जाई किमी काढ़ी। तो जो ये वाला स्टेंजा है, इसकी साप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखो, साप्रसंग व्याख्या करते टाइम में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक, प्रसंग लिखा जाएगा। दूसरा, फिर लिखी जाती है व्याख्या। फिर लिखा जाता है एक विशेष। ठीक है। तो जब भी साप्रसंग व्याख्या का क्वेश्चन आए तो ये चीज याद रखना कि पहले लिखा जाएगा प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। प्रसंग में आपको बताना होगा कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है, इसके कवि का नाम और कविता का नाम। तो हम लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से ली गई है। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो महाकाव्य पद्मावत लिखा था ना, उसमें नागमती वियोग खंड से ये पंक्तियां ली गई है। तो हमने ये वाली चीज इसमें लिख दी है। अब आ जाओ आगे, क्या आपको लिखना है आगे? इसमें एक लाइन और बता देनी है कि इन लाइन में क्या चीज बता रखी है। यानी कि इस स्टैंजा में जो जो चीजें बता रखी है उसमें से कोई भी एक लाइन आप यहाँ पर लिख देना एज अ इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो इस पद में अगहन यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने में रानी नागमती की विरह दशा का वर्णन किया गया है। इतना आप यहाँ पर तक लिख देना तो आपका प्रसंग हो जाएगा कंप्लीट। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि शीत ऋतु की शुरुआत के साथ उनका दुख और ज्यादा बढ़ गया है, उसको ही इन पंक्तियों में दिखाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रसंग हो गया है। अब उसके बाद आओ व्याख्या में। जब भी व्याख्या करनी होती है तो पूरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करनी है आपको। जो जो चीजें इस स्टेंजा में समझा रखी है ना, वो ही आपको आसान भाषा में व्याख्या में लिखनी है। अब व्याख्या में आपको लिखना है कि नागमती कहती है कि अगहन के महीने में दिन छोटे होने लगे हैं और रातें लंबी हो गई है। पति के बिना यह भारी दुख अब सहा नहीं जाता। यानी कि अब रात लंबी हो गई, अब तो किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जो इनके पति है वो इनके साथ नहीं है, तो इनसे रात और भी काटी नहीं जाती है। अब तो दिन भी उनके लिए काली रात जैसा डरावना हो गया है। वे विरह की आग में वैसे ही जल रही है जैसे दीपक में बाती जलती है। ठंड के कारण हृदय कांप रहा है। नागमती कहती है कि यह ठंड तभी जा सकती है जब उनके पियू यानी कि उनके पति उनके साथ हो। घर घर में स्त्रियां सर्दियों के नए रंग बिरंगे कपड़े बनवा रही है, लेकिन नागमती का तो रूप और रंग उनके पति अपने साथ ले गए हैं। यहाँ तक नागमती ये बात कहना चाह रही है कि जब उनके पति ही उनके साथ में नहीं है तो उनकी लाइफ एकदम बेकार हो गई है। ठीक है। जो और भी नारी है यानी कि जो और भी ज्यादा वुमेन है, वो अपने पति के साथ में है और इसलिए वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं। लेकिन नागमती का मन अभी शांत नहीं है, इसलिए वो रंग बिरंगे कपड़े पहनना या फिर आराम से रहना नहीं चाहती है। वे कहती है कि जो एक बार बिछड़ कर गया वह पलट कर नहीं आया। यदि वे अब भी वापस आ जाए तो शायद मेरा रूप रंग वापस लौट आए। यानी कि अगर वो वापस आ जाए तो शायद कि मैं और भी ज्यादा पहले से ठीक हो जाऊं। विरह की यह ठंडी आग उनके हृदय को अंदर ही अंदर जला रही है। यानी कि बिछड़ने की आग उनके मन को जला रही है।
यह आग बुझती नहीं बल्कि सुलग सुलग कर शरीर को राख बना रही है। जो ये आग है ना, तो ये मिट नहीं रही है बल्कि उनके शरीर को राख बना रही है। उनके पति इस दुख को नहीं जानते जिसके कारण उनका यौवन और जीवन भस्म हो रहा है। और जो नागमती के पति है, नागमती ये बात कहती है कि उनके पति को तो पता ही नहीं है कि उनकी वाइफ की ऐसी हालत है, और इसकी वजह से उनकी दशा और भी ज्यादा खराब हो रही है। अंत में नागमती पक्षियों को यानी कि भौर और काग से विनती करती है कि हे भौर, हे कौवे, मेरे प्रियतम से जाकर मेरा संदेश कहना, यानी कि मेरे पति से जाकर यह संदेश कह देना कि तुम्हारी यह स्त्री विरह की आग में जलकर मर गई, यानी कि बिछड़ने की आग में, तुमसे अलग होने की आग में मर गई। ठीक है। और मतलब जलकर मर गई है, और उसी के जलने से जो काला धुआं निकला है ना, उससे हमारे शरीर भी काले पड़ गए हैं। यानी कि जो ये रानी नागमती है वो बहुत ज्यादा दुखी है, और वो कौवों से भी ये बात कह रही है कि तुम मेरे पति के पास जाकर ये बात कह दो कि तुम्हारी पत्नी मर गई है, और उसके जलकर मरने से जो काला धुआं निकला है ना, उसकी वजह से ही कौवे का शरीर काला पड़ गया है। तो यहाँ पर इन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है जिससे कि मलिक मोहम्मद जायसी जो कवि है वो ये बताना चाहते हैं कि नागमती की जो दशा है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो देखो, साप्रसंग व्याख्या में प्रसंग हमने लिख लिया, व्याख्या लिख ली। अब हमें विशेष भी लिखना होता है। विशेष में आपको बताना पड़ेगा भाषा भाषा के बारे में। भाषा, अलंकार, मुख्य बिंदु। भाषा का मतलब हो गया कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस स्टैंजा में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, यही बात आपको लिखनी है। उसके बाद में अलंकार में आपको लिखना पड़ेगा कौन सा अलंकार है। तो सबसे आसान तो अलंकार होते हैं अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। वैसे मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि जो उपमा अलंकार है उसको भी अगर आप याद रखो तो रख लेना। जैसे जरे बिरहे ज्यों दीपक बाती, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है। इसके अलावा ये अलंकार कहाँ से ढूंढने पड़ते हैं, ये अलंकार इस स्टैंजा से आपको ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। यहीं पर जो आपको स्टैंजा में मिल जाएंगे, जैसे घर घर दे रखा है, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। फिरे फिरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब होता है जब दो शब्द एक जैसे रिपीट होते हैं। और देखो यहाँ पर अनुप्रास है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अनुप्रास अलंकार में और पुनरुक्ति प्रकाश में। देखो, अनुप्रास में तो सिर्फ लेटर बदलेंगे, लेटर रिपीट होंगे, जैसे दा दा। ठीक है। अब ये वाले दा का मतलब दुभुर है और ये वाले दा का मतलब दुख है, तो यहाँ पर तो अनुप्रास अलंकार है। लेकिन ये देखो दोनों शब्द एक जैसी है ना, यहाँ पर भी घर है, यहाँ पर भी घर है, यहाँ पर फिर है, यहाँ पर फिर है। तो इसका मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब आ जाओ नीचे विशेष वाले सेक्शन में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ से अलंकार लिखे हैं। तो देखो, जरे जरे बिरहे ज्यों दीपक बाती में उपमा अलंकार है। ठीक है। सुलगी सुलगी और फिरे फिरे में पुनरुक्ति प्रकाश है। दुबूर दुख और जौबन जन्म में अनुप्रास अलंकार है। तो कोई भी एक अलंकार आप लिख देना इसमें। और फिर उसके बाद में मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु का मतलब होता है जो स्टेंजा में आपने इतना सारा समझाया है ना, यहाँ पर सिर्फ एक उसकी लाइन बता देना। जैसे हमने लिख दिया कि यहाँ नागमती की पति से मिलने की इच्छा और उनके वियोग का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। या आप ये लिख सकते हो कि नागमती अपने पति तक संदेश पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल करती है और पक्षियों को भी उनके पति तक संदेश पहुंचाने को कहती है। तो कैसे भी आप इसमें मुख्य बिंदु लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से साप्रसंग व्याख्या करी जाती है, पहले प्रसंग फिर व्याख्या फिर विशेष। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पर। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो सेकंड स्टैंजा ये वाला दे रखा है, तो इसको पहले आप पढ़ लो। इसमें है कि पूस जाड़ थर थर तन कांपा। ये देखो, पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाए लंक दिसी तापा। ठीक है। ये वाला जो स्टैंजा है, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो प्रसंग में तो वही सेम चीज आएगी कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से ली गई है। इस पद में पूस यानी कि जनवरी के महीने की कड़ाके की ठंड में नागमती की विरह का वर्णन किया गया है। यहाँ तक आप इसको प्रसंग को लिख लेना। ठीक है। अब आ जाओ नीचे यानी कि व्याख्या वाले सेक्शन में। व्याख्या में आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करनी है। नागमती कहती है कि पूस की ठंड में उनका शरीर थर थर कांप रहा है, यानी कि जनवरी की सर्दी में उनका शरीर कांप रहा है। सूरज भी ठंड से डरकर दक्षिण दिशा में चला गया है, जिसके कारण ठंड और बढ़ गई है। विरह के कारण
यह ठंड और भी भयानक हो गई है, यानी कि बिछड़ने के कारण यह ठंड और भी ज्यादा भयानक हो गई है। नागमती कहती है कि कांप कांप कर वह मर रही है, ऐसा लगता है कि ठंड से उसके प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, ठंड उसके प्राण लेकर ही मानेगी। तो ये बात नागमती इसमें बता रही है कि ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, सूरज भी दक्षिण दिशा की तरफ चला गया है, अब तो ऐसा लग रहा है कि ठंड उसको मार देगी। वे तड़प कर कहती है कि मेरे पति कहाँ है, मैं उनके गले लगना चाहती हूँ ताकि ठंड कम हो, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है और पति कहीं पास नहीं दिख रहे। रजाई और गद्दे भी ठंडे लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी सेज हिमालय की बर्फ में डूब गई है, यानी कि इतनी ठंडी हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि गद्दे और रजाई हिमालय की बर्फ में डूब गए हैं। नागमती कहती है कि चकई पक्षी तो रात में बिछड़ते हैं और दिन में मिल जाते हैं, लेकिन मैं तो दिन रात विरह की कोयल बनकर तड़प रही हूँ। यानी कि जो चकई पक्षी है वो रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं, लेकिन नागमती तो दिन रात ही अपने पति से बिछड़ी हुई है। रात में कोई सखी भी साथ नहीं है, मैं उस बिछड़े हुए पक्षी की तरह हूँ जो अकेले कैसे जिए। विरह यहाँ एक बाज की तरह है जो मेरे शरीर पर मंडरा रहा है, यानी कि जो बिछड़ना है अपने पति से वो इस तरीके से उसका दुख इतना ज्यादा है कि वो उसके शरीर के ऊपर मंडरा रहा है। यह मुझे जीते जी खा रहा है और मरने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ेगा। नागमती कहती है कि विरह में उनका रक्त बह गया है और मांस गल गया है और हड्डियां शंख की तरह सफेद और खोखली हो गई है। यहाँ पर देखो बहुत ही ज्यादा बेकार कंडीशन को कवि ने दिखाया है कि जो शरीर का खून है वो बह गया, ठीक है, मांस गल गया और हड्डियां शंख की तरह सफेद हो गई। ठीक, तो नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया है कि पति से अलग होने के बाद में उसकी किस तरीके की स्थिति हो गई है। वे उस सारस पक्षी की तरह हो गई है जो अपने साथी के लिए पुकार पुकार कर मर गई है। अब उनकी बस यही इच्छा है कि उनके पति आए और उनके बिखरे हुए पंखों यानी कि शरीर के अवशों को समेट ले। तो यहाँ पर नागमती की विरह व्यवस्था का वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। अब आ जाओ नीचे विशेष पर। तो सबसे पहले भाषा लिखनी है कि इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार की मैं बात करूं तो देखो सबसे आसान अलंकार मैंने आपको बताए हैं कि इस स्टेंजा में जो 12 मासा है ना, इसमें आपको पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार तो मिल ही जाएगा। तो देखो थर थर में और कांपी कांपी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो ये एक अलंकार लिख देना। ये भी लिख सकते हो कि विरह सचयन में रूपक अलंकार है। ठीक है, मुख्य भाव की अगर मैं बात करूं तो एक कोई पॉइंट व्याख्या से उठाकर मुख्य भाव में लिख देना कि नागमती की गहरे दुख को और उनके पति के प्रति पूर्ण समर्पण को दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सेकंड स्टैंजा कंप्लीट हो गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंजा पर, तीसरा जो हमारा पद है। तो देखो अब जो थर्ड वाला स्टैंजा मैं उसको समझा देता हूँ। लागेऊ महा पर अब पाला बिरह काल भयऊ जड़ काला। तो जो ये वाला स्टैंजा है ना, इसमें सप्रसंग व्याख्या के लिए आ जाए तो सबसे पहले प्रसंग लिखना, सबसे पहले लिखना प्रसंग, फिर लिखना व्याख्या, फिर लिखना विशेष। प्रसंग में लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंतर्भाग 2 में जो सूफी कवि है मलिक मोहम्मद जैसी, उन्होंने महाकाव्य पद्मावत लिखा था, तो वहीं के नागमती वियोग खंड से ये पंक्तियां ली गई है। ठीक, इस पद में माघ के महीने में पड़ने वाले पाले और भीषण ठंड के बीच नागमती की विरह वेदना का वर्णन है। पति के बिना यह मौसम उनके लिए मृत्यु के समान कष्टकारी हो गया है। ठीक, तो ये प्रसंग लिख दिया हमने कि नागमती की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, यह मौसम उनके लिए मृत्यु के समान हो गया है। अब जब आप इसकी व्याख्या करोगे तो आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करनी है। स्टेंजा की व्याख्या में लिखना है कि नागमती कहती है कि अब माघ का महीना लग गया है और पाला पड़ने लगा है। आपको पता माघ के महीने में ना पाला पड़ता है, यानी कि ओस पड़ती है। यह विरह अब मेरे लिए मृत्यु बनकर आया है, यानी कि जो ये बिछड़ना है अपने पति से ये इसके लिए मृत्यु बनकर आया है। क्यों? शरीर को चाहे कितनी भी रुई के वस्त्रों से ढक लिया जाए, लेकिन हृदय फिर भी थर थर, यानी कि हृदय हहीली हहीली कांप रहा है, यानी कि थर थर कांप रहा है। नागमती अपने पति को पुकारती है कि हे स्वामी, आप सूरज बनकर आइए और मुझे तपाइए, यानी कि गर्मी दीजिए, क्योंकि आपके बिना माघ की यह ठंड नहीं जाएगी। इस महीने में वनस्पतियों की जड़ों में रस आने लगता है, यानी कि जो वनस्पति प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में रस आने लगता है, लेकिन नागमती के लिए विरह की हवा पाले जैसी ठंडी होकर उन्हें झकझोर रही है, यानी कि उनका पति भी उनके साथ में नहीं है और जो ये हवा है ये इनको झकझोर रही है।
उनकी आंखों से आंसू इस तरह बह रहे हैं जैसे कि माघ की वर्षा होती है ना। देखो अब जैसे इसमें बताया कि माघ में वर्षा होती है, तो उन्होंने अपनी स्थिति को माघ की तरह बता दिया है। अब जो पहले वाले जो जो हमने महीने पढ़े हैं, तो उसमें उन्होंने अपनी स्थिति उस महीने के हिसाब से बता दी थी। तो अलग अलग महीने में वो अपनी स्थिति को अपने पति को बता रही है। तो माघ की वर्षा की जैसे बूंदे गिरती है वैसे इनके आंसू गिर रहे हैं। विरह में वे इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनके गले में हार भी नहीं रुकता, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। उनका शरीर खुद एक डोरे की तरह यानी कि धागे की तरह पतला हो गया है। आंखों से गिरने वाली बूंदे ओलों की तरह ठंडी और भारी लग रही है। अब देखो ये माघ के महीने की बात हो रही है, तो माघ में बारिश वारिश पड़ती है, तो इन्होंने अपनी कंडीशन भी एज इट इज बता दी कि मेरी आंखों से पानी ऐसे गिर रहा है जैसे बारिश पड़ती है। वे आंसू जब उनके वस्त्रों को भिगोते हैं तो वे कपड़े शरीर पर बाण की तरह चुभते हैं। नागमती कहती है कि मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और रेशमी वस्त्र पहनूं। हे प्रिय, तुम भंवरे हो, मेरा यौवन फूल के समान है, यानी कि बिना भंवरे के फूल का कोई मूल नहीं होता है। ये बात हमें पता ही है कि भंवरे ही फूल को खिलाते हैं। तो कहती है कि मेरा शरीर फूल तो है, लेकिन तुम मेरे भंवरे हो, और मेरा जो ये यौवन है यानी कि शरीर है ये फूल के समान है, और ये तुम्हारे बिना बेकार है। वो अंत में कहती है कि हे स्वामी, तुम्हारे बिना तुम्हारी यह स्त्री इतनी हल्की और कमजोर हो गई है कि उनका शरीर तिनके की तरह डोल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। एक तिनका जैसे डोलता है वैसे उनका शरीर डोल रहा है। उस पर भी यह विरह उसे जलाकर उसकी राख बनाकर उड़ा देना चाहता है। और विरह का जो दुख है ये कम नहीं हो रहा है, ये दुख और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये बात रानी नागमती कहना चाहती है, बता रही है, और इन पंक्तियों में इस तरीके से अपने दुख का वर्णन कर रही है। लास्ट में आ जाता है विशेष। विशेष में मैंने आपको बताया कि भाषा, अलंकार और मुख्य भाव लिख देना। भाषा में लिख देना कि अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अब अलंकार की अगर मैं बात करूं तो देखो पहल पहल और हेली हेहली हेहली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ ही साथ में तन तिनुवर इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है। मुख्य भाव की अगर मैं बात करूं तो नागमती के पति के दुख को दिखाया गया है, जहां में पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। तो इस तरीके से इस वाले स्टेंजा की साप्रसंग व्याख्या करी जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आ जाओ हमारा जो लास्ट वाला इसका स्टेंजा बच जाता है पद 4। इसमें बात करी गई है फागुन मास की। देखो जो अलग अलग स्टेंजा है ना उसमें मैंने आपको लिख के भी दे दिया है कि कौन से में कौन से मास की तुलना करी जा रही है। इसमें माघ मास की है, लास्ट वाले में फागुन मास की है, इससे ऊपर में पूस मास की थी, और यहाँ पर जो है अगहन मास की थी। ठीक है, यानी कि नवंबर दिसंबर वाली ठंड। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता रहेगा कि किसमें कौन से पॉइंट लिखे जाने हैं। ठीक है, जैसे ये मत लिख देना कि बारिश होती है वैसे तो माघ मास में, कभी लिख दो कि बारिश पड़ती है हाँ जी पूस मास में। तो ये मैंने महीना इसलिए लिख दिया है जिससे आपको आइडिया रहे कि कहाँ पर कौन सी विशेषताएं इसकी बतानी है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ से आपको डायरेक्ट इस तरीके की पीडीएफ कोई भी चाहिए तो हमसे मांग लेना, फ्री में आपको मिल जाएंगे। अब आ जाओ चौथे स्टेंजा पे। ये इसका लास्ट स्टेंजा है जिसमें ये वाली बात है कि फागुन पवन झकोरे बहा, ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, चौगुन सियु जाड़ किमी सहा। अब इसमें क्या बता रखा है कवि ने, सबसे पहले देखो इसमें लिखना है प्रसंग, फिर व्याख्या, एंड लास्ट में लिखा जाता है विशेष। लास्ट में ये रहा विशेष। ठीक है, प्रसंग में लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जो कवि दे रखे हैं उनके द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से ली गई है। इस पद में फागुन के महीने में चलने वाली तेज हवा और होली के उत्सव के बीच नागमती की विरह वेदना का वर्णन है, यानी कि होली के टाइम पर नागमती की जो विरह वेदना है, जो उनका दुख है, उसको दिखाया गया है। नागमती अब खुद को पूरी तरीके से मिटाकर अपने प्रिय को पाना चाहती है। अब तो बिल्कुल अत्यंत स्थिति आ गई है नागमती की। ठीक है, अब आ जाओ व्याख्या पे। व्याख्या में आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना है जैसी चीज स्टेंजा में दे रखी है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि फागुन के महीने में हवाएं झोंके मार मार कर चल रही है। नागमती कहती है कि इससे ठंड बहुत ज्यादा यानी कि चौगुनी बढ़ गई है, जिसे सहना अब उनके बस की बात नहीं है। विरह के कारण नागमती का शरीर पेड़ों के पीले पत्ते जैसा हो गया है। स्टेंजा में आप देखोगे ना पियर पात, तो पियर पात का मतलब होता है पीले पत्ते, यानी कि उनका शरीर पीले पत्ते जैसा सूख गया है। विरह की हवा उसे झकझोर रही है, जैसे तेज हवा पुराने पत्ते को झटक देती है। पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं
और ढाक के जंगल भी पत्तों से खाली हो गए हैं। चारों तरफ शाखाएं फल फूलों से रहित हो गई है, यानी कि फल फूल सब झड़ गए, सारे पत्ते पेड़ों से अलग हो गए। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली और खुशी आने वाली है। ठीक है, देखो पतझड़ के बाद में फिर नए नए पत्ते निकलते हैं, ये बात आपको पता ही है। तो हर तरफ हरियाली और खुशी है, लेकिन नागमती के लिए यह संसार दो गुना उदास हो गया है। सब लोग मिलकर होली का खेल खेल रहे हैं क्योंकि उनके पति उनके साथ है, लेकिन नागमती के हृदय में विरह ने होली की आग लगा दी है। यानी कि जिस तरीके से होली का दहन किया जाता है, तो उनके दिल के अंदर होली की आग लगा दी है। वे कहती है कि यदि मेरे पति को मेरा इस तरह विरह में जलना ही पसंद है, यानी कि मेरे पति को अगर अच्छा लग रहा है कि मैं दुख में परेशान हूँ, तो जलकर मरने में भी मुझे कोई गुस्सा नहीं आएगा। उनके मन में रात दिन बस यही इच्छा रहती है कि वे जलकर राख बन जाए। वे कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर राख बना दूंगी, यानी कि अगर मेरे पति को पसंद है ना कि मैं उनसे अलग ही रहूं, तो मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूंगी और पवन से कहूंगी कि मुझे उड़ा ले जाए, यानी और मैं हवा से कह दूंगी कि हे हवा, जहां पर मेरे पति है वहां पर मेरी राख को उड़ाकर ले जा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक ऐसी स्टेट को दिखाया गया है, एक ऐसी मेंटल स्टेट को बता रखा है कि जहां पर नागमती अपने पति से अलग होकर जो अपने मन के विचार है उनको बता रही है। वे चाहती है कि उनकी राख उड़कर उसी रास्ते पर गिरे जहां उनके स्वामी अपने कदम रखते हो, यानी कि जहां पर उनके स्वामी हो वहीं पर वो उनके शरीर की राख को गिराए। ठीक है, अब देखो इसमें विशेष में आपको लिखनी है भाषा, अलंकार और मुख्य भाव। भाषा में इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार में तन जस पियर पात भी मोरा, शरीर की तुलना पीले पत्ते से की गई है, तो इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और फूल फर जस पियर पात में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, देखो फूल फर में अनुप्रास अलंकार है, झरे झरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो किसी भी एक तरीके का अलंकार आप इसमें लिख देना याद करके। लास्ट में मुख्य भाव में आप कोई भी एक बात लिख देना कि नागमती के दुख अब चरम सीमा पर है, जहां वे खुद को मिटाकर भी अपने पति का साथ चाहती है। ठीक है, तो इस तरीके से विशेष कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको लिखना है एक तो भाषा और एक अलंकार और एक मुख्य भाव। तो यहाँ पर ये वाले स्टेंजा भी खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके की और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे एक्सवाट के यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर किसी भी तरीके के पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे हमारे कस्टमर केयर नंबर पे, जहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट करके किसी भी तरीके के पीडीएफ को ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, और बाकी इस पीडीएफ का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।